बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मी डॉक्टर काशिफ और आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 13 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। और आज हम शार्ट आंसर करेंगे, शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट के। और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, अंडरस्टैंड करना है। जी 1.1 आपने एक दो और बातें भी अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है शार्ट आंसर की फॉर्म में 2 मार्क्स का, तो आपने उसका आंसर भी शार्ट देना है लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। तो ये एक ट्रिकी सा पॉइंट है जिसको आपने माइंड में रखना है। तो ये इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि अकॉर्डिंग टू दी, जैसे आपको बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से जितनी चीज़ पूछी जाएगी उतना ही आपने उसका आंसर देना है। बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं बतानी और कम भी ना हो। सपोज कर लेंगे फर्स्ट है 1.1 नेम सेवरल रिपीटेटिव फेनामिना, यानी ऐसा फेनामिना, ऐसे सिस्टम जो अपने आप को रिपीट कर रहे हो, अकरिंग इन नेचर, नेचुरली ऐसे फेनामिना हमने बताने हैं, विच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब जिसके अंदर टाइम जो है वो खास वे से रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो जैसे हम बहुत सी चीज़ों की या टाइम की जो डेफिनेशन है, जैसे सेकंड की डेफिनेशन एक प्रोटोटाइप डेफिनेशन होती है और एक नेचर से हम लेते हैं। तो नेचर से अगर हम टाइम को डिफाइन करना चाहें तो हमें कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स, ऐसी चीज़ें, ऐसा फेनामिना होने चाहिए जिनको हम अपनी आम लाइफ में देखते हों और वो रीजनेबल भी हों, मतलब वो अपने आप को खास वे से रिपीट कर सकें। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। एवरी टाइप ऑफ नेचुरल फेनोमिना विच इज रिपीटेटिव आफ्टर सेम इंटरवल ऑफ टाइम एक्ट्स एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। तो रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड की डेफिनेशन ये है, कोई भी ऐसा कुदरती सिस्टम जो खास टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे उसको आप क्या नाम देंगे? रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड का। ये नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बहुत आसान से हैं। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, अर्थ का सन के गिर्द रिवॉल्व करना, जैसे वो 365 दिन और 6 घंटे में अपना चक्कर मुकम्मल करती है। रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, वो भी आपको पता है कि वो 29 to 30 डेज के अंदर मून जो है ना वो ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करता है। इसी तरह सॉलिड्स के अंदर जो वाइब्रेशन होती है, जस्ट लाइक दैट, ये वाइब्रेशन जो है इसका भी ख़ास टाइम है, ख़ास फ्रीक्वेंसी है और हर सॉलिड्स जो है उनके अंदर वाइब्रेशन डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन जो है इसको भी हमने काउंट किया हुआ है। तो ये भी एक टाइम स्टैंडर्ड है जो कि बहुत फास्ट है, लेकिन नेचर में ये चीज़ मौजूद है। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जिससे आपको पता है दिन और रात बनते हैं, इसको हम दूसरे अल्फाज में ऐसे भी बता सकते हैं, राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपने लिखने हैं और यहाँ पे रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड की डेफिनेशन भी गिवन है। सेकेंड, गिव ड्रॉबैक्स टू यूज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। अगर हम टाइम पीरियड ले लें पेंडुलम का तो वो भी देखा जाए तो अपने आप को रिपीट करता है। देखिए अगर वो यहाँ पे है तो ऐसे जाता है और वापस आता है, तो इसको हम ऑसिलेशन का नाम भी देते हैं कि किसी सर्टेन पॉइंट को आप क्रॉस करें एक डायरेक्शन में और फिर वापस आ जाएं, तो इसको आप ऑसिलेशन का नाम देंगे। तो ये जो टाइम बॉब है, सिंपल पेंडुलम, ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड भी है। उसका टाइम पीरियड किस चीज़ पर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट रह जाएं डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, हम टाइम पीरियड को भी ले सकते हैं। लेकिन वजह क्या है, क्यों नहीं ले सकते, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है। देन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ थ्रेड नहीं, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। उसमें बॉब का रेडियस और थ्रेड दोनों चीज़ें आ जाएंगी। और दूसरी क्या चीज़ है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्रॉबैक्स क्या हैं? टेम्परेचर अफेक्ट्स लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एल्टीट्यूड, ऊंचाई अफेक्ट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सी लेवल पे जाएंगे, जी की वैल्यू और होगी। इसी तरीके से अगर आप सी लेवल से थोड़ा और ज़्यादा हाइट पे आ जाएं तो वहाँ और होगी। अगर आप शुमाली इलाका जहाँ चले जाएं जहाँ पहाड़ वगैरह मौजूद हैं, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा जी की वैल्यू में स्मॉल चेंज आएगा। तो अगर जी की वैल्यू चेंज होती है तो टी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें, लेंथ भी और जी, अगर ये दोनों चेंज होती हैं, कांस्टेंट नहीं है, तो टी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे नहीं ले सकते। वी डोंट यूज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज टाइम स्टैंडर्ड। तो ये आपने इसका आंसर देना है। नेक्स्ट 1.3, जी व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किलोग्राम एंड मोल। ये हमें पता है कि जब हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अमाउंट को हम 2 वे से मेजर करते हैं, किलोग्राम में और मोल में। जब हमें अमाउंट चाहिए उसकी, तो हम मैस लेंगे, मैस इन केजी। और जब हमें उनके नंबर्स चाहिए, ठीक है,
तो हम दोनों वे से देखते हैं, इसको मेजर करते हैं। जब हमें नंबर्स की ज़रूरत होगी तो फिर हम मोल को लेते हैं। तो किलोग्राम इज अ मैक्रो लेवल यूनिट, ये एक बड़ा यूनिट है। ये क्या बताता है? इट गिव्स ओनली द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज यूज्ड वेयर नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। जी, जब नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, तो उस वक्त आप क्या लेंगे? किलोग्राम लेंगे। मसलन आप अगर कोई एक पेटी ले आते हैं जिसके अंदर जो है ना वो सपोज कर लें कि अंगूर मौजूद हैं, तो वहाँ पे उनकी मैस अहम है, उनकी जो नंबर्स हैं वो अहम नहीं है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप अंडे ले आएँ और 1 दर्जन अंडे ले आते हैं तो वहाँ पे उनकी काउंटिंग अहम है, उनका मैस अहम नहीं है। तो इसी तरीके से आप इसको देखें कि जब जहाँ पर आपको चीज़ों के एटम्स या आइंस, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स, इनकी नंबर्स जो है ना वो अहम नहीं होंगे तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? किलोग्राम। और जब नंबर्स अहम होंगे तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? मोल। इट इज़ अ माइक्रो लेवल। उसी तरीके से इसका आंसर लिखेंगे, इसके साथ डिफरेंस लिखते जाएं। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन 6.02 10⁻23 एंटिटीज। मोल के बारे में हम पहले मैं आपको बहुत डिटेल के साथ बता चुका हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ जब वो 6.02 10 की ताकत 23 के इक्वल हो जाएगी, हम ये कहेंगे कि वो 1 मोल की इक्वल है। और ये कब यूज होगा? इट इज यूज वेयर नंबर्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिक डिफरेंस था किलोग्राम और मोल में। नेक्स्ट, 3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मेजरमेंट की जी, और जब उन्होंने मेजरमेंट की तो जो उसका लीस्ट काउंट था वो था 1 मिलीमीटर। और ये 3 मेजरमेंट्स हैं उनकी, 0.2145 मीटर, 0.21 मीटर और 0.214 मीटर। पहले तो ये बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। हम ये कहते हैं कि सपोज कर लेंगे ये वाला करेक्ट है, 0.214 मीटर। क्यों करेक्ट है? इसलिए कि पहले हम लीस्ट काउंट को देखेंगे। लीस्ट काउंट कितना है? मीटर रॉड का जिससे उसने ये वैल्यू मेजर की है वो है 1 मिलीमीटर। या जो भी चीज़ थी, आई थिंक ये लीस्ट 1 मिलीमीटर है, तो ये सिक्यू गेज यूज़ किया गया है। मिली मीन 0.001 मीटर। इसका मतलब है आपका आंसर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा आंसर बनता है? ये वाला 0.214 मीटर। इट मेजर्स एक्यूरेटली अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। बहुत आसान है। 5th, इसको आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर बताएंगे। एक बुरा शख्स ये कहता है कि चेन इज ओनली स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। इस स्टेटमेंट का हमारे एक्सपेरिमेंटल डाटे के साथ क्या ताल्लुक है? सिंपल सी बात है, अगर एक चेन है तो जहां पे वो वीक है उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वही बताएगी, क्योंकि अगर वहां से वो टूट जाती है इसका मतलब है वो पूरी की पूरी चेन टूट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वैल्यू जो है, एन एक्सपेरिमेंटल डाटा इज ओनली स्ट्रॉन्ग एज इट्स रीडिंग कंटेन्स मैक्सिमम एरर। एन एक्सपेरिमेंटल डाटा इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स रीडिंग कंटेन्स मिनिमम एरर। यहाँ पे हम बताएंगे लीस्ट काउंट की बात बताएंगे। यहाँ इसको आप करेक्ट कर लें, आप इसको बता सकते हैं कि यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज कब होगा? जब रीडिंग जो है ना कंटेन मैक्सिमम एरर, या आप इस यहाँ पे बता देंगे कि उस जिससे मेजर किया गया है कंटेन लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट यानी बहुत कम लीस्ट काउंट होगा। लीस्ट काउंट, तो ये आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कब प्रिसाइज होगी? जब जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट क्या होगा? कम से कम होगा। तो ये इसका प्रॉपर आंसर बनता है। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच। व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड? बहुत आसान सी बात है। अब कौन कौन से जो है ना वो एरर्स पॉसिबल है? हमें पता है कि 0 एरर ऑफ स्टॉप वॉच। हमें पता है कि जब हम टाइम पीरियड मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच सिंपल पेंडुलम का, उसमें आपने देखा होगा उसको बॉब को ऐसे छोड़ेंगे वो जाएगा ऐसे और वापस आएगा। तो ये इसका एक टाइम पीरियड है। तो हम 10 या 20 वाइब्रेशंस ले लेते हैं और टोटल टाइम डिवाइड करते हैं तो हमें एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड मिल जाता है, टाइम मिलता है, जिसको हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। अब हमें पता है कि स्टॉप वॉच में गलती हो सकती है। अगर स्टॉप वॉच निडल वाली है, सुई वाली है, तो उसमें गलती हो सकती है कि वो शुरू से ही थोड़ा सा आगे हो, तो ये इसको हम क्या नाम देंगे? या थोड़ा सा पीछे हो मेन लाइन से, 0 से वो आगे या पीछे हो, तो वो जो एरर होगा उसको क्या नाम देंगे? 0 एरर ऑफ स्टॉप वॉच। दूसरा क्या है? एयर फ्रिक्शन। वहां पे जहां पे आप टाइम पीरियड काउंट कर रहे हैं वहां ऑलरेडी एयर मौजूद है,
तो उससे क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड कम या ज़्यादा हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप एम्पलीट्यूड ज़्यादा लेते हैं तो उससे जो इक्वेशन है उसकी t इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी वो होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वो किसी चीज़ के साथ डिस्टर्ब भी हो सकता है, इसलिए एम्पलीट्यूड क्या लिया जाता है, स्मॉल लिया जाता है। दूसरा रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये यहाँ पे मैंने इनके नाम लिखे हैं, इनकी डिटेल जो मैंने बताई है वो इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स होंगे। जो एरर्स किसके हिसाब से है, ये एरर पूछी गई है स्टॉप वॉच के हिसाब से, तो स्टॉप वॉच को यूज करने से ये एरर्स जो है ना ये पैदा हो सकते हैं। जीरो एरर ऑफ स्टॉप वॉच, दूसरा एयर फ्रिक्शन, वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड, रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर। 1.7 डायमेंशनल एनालिसिस जो है, गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट में अपीयर इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो कहता है कि जैसे ये कांस्टेंट है, तो ये अगर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहीं पे आता है तो क्या इसकी डायमेंशन होती हैं, तो हम क्या बताएंगे, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। यस, अगर वो डायमेंशनल एनालिसिस में हमारे पास ऐसा कांस्टेंट आ रहा है जिसके यूनिट्स हों, जैसे ये g है या k जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और अगर कांस्टेंट ऐसा हो इज अ नंबर, देन डायमेंशनल एनालिसिस गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट सच कांस्टेंट। जैसे 2 पाई है, इसी तरह f इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, वहां पे 6 पाई वो भी एक नंबर है, तो अगर 2 पाई जो है ये कांस्टेंट है, एक नंबर है, इसकी डायमेंशन नहीं होगी, इसको हम डायमेंशन में काउंट नहीं करेंगे। तो ये आपने इसका आंसर बताना है, बहुत आसान सी बात थी। राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। ये देखिए ये इक्वेशन है प्रेशर की, इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया। एरिया जो है किसी चीज के साथ जो कंटेक्ट है, अगर एरिया कम या ज्यादा होगा तो फोर्स की जो इफेक्टिवनेस है वो चेंज हो जाती है। ये हम आगे मैं डिटेल के साथ बताऊंगा जब यहाँ ये कहीं टॉपिक में आएगा। अभी आप जस्ट इसकी क्वेश्चन याद रखें, P इक्वल टू एफ ओवर ए। अब फोर्स किस चीज की इक्वल होती है, एम ए के, एम ए डिवाइडेड बाई ए, एम की डायमेंशन, ए की डायमेंशन और एरिया एल का स्केयर, तो यहां से क्या आ जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। डेंसिटी, ये डेंसिटी है, मैस ओवर वॉल्यूम, तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लें, ये रो है, ये इस फॉर्मेट में होगी, दिस इज अ रो, इसको भी आप जो है ना, तो डेंसिटी किस चीज की इक्वल होगी, मैस, और वॉल्यूम के किस चीज में होगा, एल क्यूब, एम एल माइनस 3। तो ये आपने डेंसिटी की डायमेंशन और प्रेशर की डायमेंशन, जब डायमेंशन स्टार्ट करनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट लाजमी होना चाहिए, ये मिस्टेक स्टूडेंट कर जाते हैं, तो इसका भी आपने ख्याल रखना है। जी, कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, ये 2 इक्वेशंस आपको गिवन है, एफ इक्वल टू वी लैम्डा, एफ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। ये आगे मैं आपको बताऊंगा, ये वेव इक्वेशन है, एफ फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, लैम्डा वेवलेंथ को, और वी स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है। ये वाली चीज लाजमी नहीं है कि आपको एग्जाम में गिवन हो, आपको वैसे याद होना चाहिए। अब जो फ्रीक्वेंसी है ये अपोजिट होता है टाइम पीरियड का, तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, t माइनस 1, v स्पीड है, एल टी माइनस 1, और लैम्डा वेव लेंथ, तो इसकी नेचर क्या होगी, इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, लेंथ। तो लैम्डा की जगह आप क्या पुट करेंगे, लेंथ। यहां से आंसर क्या आ गया, एल का स्क्वायर t माइनस 1, और लेफ्ट हैंड साइड पे देखें t माइनस 1, इस साइड पे आंसर और आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इसी क्वेश्चन को उसने दूसरे वे से यहां शो किया हुआ है, एफ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, एफ का t माइनस 1, वी का एल टी माइनस 1, और लैम्डा का एल, स्क्वायर ब्रैकेट लाजमी यूज करने हैं। इस एल से वाला एल कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है ये वाली इक्वेशन करेक्ट है और ये वाली इनकरेक्ट है। तो डायमेंशनल एनालिसिस को यूज किया जाता है ताकि इक्वेशंस को देखने के लिए वो इक्वेशंस जो है ना वो इक्वेट करती हैं या नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये वाली इक्वेशन ठीक है, ये वाली इक्वेशन गलत है। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस 1 से लेके 9 तक, चैप्टर नंबर 1।